महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना का जिन जब तक रहेगा तब तक धरती में अराजकता रहेगी। संविधान को लेकर जो ढोंग रचे जा रहे हैं, उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है। दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर मौन हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम रहा। इसमें हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना, संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा। यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। राज्यसभा में कैश मिलने पर सियासी संग्राम मच गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी की बहन से कैश मिलने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीट नंबर 222 से नोटों का बंडल मिला। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई।
सुरक्षा कर्मियों को जांच के दौरान नोटों का ये बंडल मिला। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की जरूरत है। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I do not cast any aspersion on anyone. ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी, उधर के पक्ष को भी। राज्यसभा में कैश मिला तो हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए। जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि इससे सदन की गरिमा को चोट पहुंची है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैशकांड पर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल मचा। सवाल ये कि सीट नंबर 222 पर नोटों की ये गड्डी किसकी है? इस सीट पर ये नोट कैसे आए? कैश मिलने के बाद बीजेपी सांसद कांग्रेस पर हमलावर है। आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है।
इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी का भी जवाब सामने आया है। कैश मिलने के आरोपों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पैसे मेरे नहीं हैं, इस पर राजनीति की जा रही है, जांच इसकी होनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। तो कैश के सवाल पर राज्यसभा में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। इस मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर सियासी बवाल जारी है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। सिटिंग बेंच जो है वहां से नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहां बैठते हैं वहां भी नोटों की गड्डियां। वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जांच से पहले नाम लेना ठीक नहीं है। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर, जहां पर किसान आंदोलन के लिए पहुंचे हैं और लोगों को काबू करने में पुलिस जुटी हुई है। कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान हरियाणा की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर पंजाब की ओर से रोकने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच किसान आंदोलन में पहुंचे लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तो हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का यह हंगामा हो रहा है। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर भी जबरदस्त अफरा तफरी देखी गई। हरियाणा की ओर से शंभू बॉर्डर की एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, उन्हें किसी को भी आगे यहां से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहां तक कि इस बैरिकेड्स जो लोकेशन पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये NH-24 का एरिया है और यहां से किसी भी वाहन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है इस रूट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान, इसके साथ साथ जो अर्धसैनिक जो बल हैं उनके जवान जो हैं उनकी तैनाती है। अर्धसैनिक बल पीछे हैं क्योंकि अभी शुरुआती तौर पे जो फर्स्ट आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे तकरीबन 500 से ज़्यादा किसान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आज उनकी तादाद जो है वो काफ़ी उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पे तैनाती है वो यहाँ पे देखी जा सकती है और किसानों को यहाँ पर ही रोकने की एक कोशिश की गई है। किसानों के आंदोलन के बीच अब से कुछ ही देर पहले देश के कृषि मंत्री ने संसद में बयान दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने रणनीति बनाई है। देश में कई फसलें अभी MSP के ऊपर बिक रही हैं। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, MSP की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, MSP तब देते हैं जब
एमएसपी की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। शिवराज सिंह ने अपना ये भाषण जब खत्म किया तो सभापति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह को लेकर कहा कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला होगा और इसे लेकर मैं पूरी तरह से आशावान हूं कि शिवराज ये करके दिखाएंगे। उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर, जो उस संवैधानिक पदाधिकारी ने एमएसपी को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन जी ने खास बातचीत की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये चुनाव धर्म युद्ध था, वोट जिहाद के खिलाफ। डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का, और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि हिंदुत्व उनका एजेंडा है, लेकिन हिंदुत्व शांति का पैगाम देता है, सहिष्णुता का पैगाम देता है, और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे से जीत का फैक्टर बढ़ा है। एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है, और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं, वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, ठीक है, हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी
विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का।